लास्ट क्लास में गॉसियन वेरिएबल पढ़े थे ना। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी का पीडीएफ, मतलब ये फंक्शन जो है ना, ये गॉसियन फंक्शन है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गॉसियन फंक्शन है। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, e टू पावर माइनस एक्स माइनस रो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा का यूज़ करके हमने नहीं किया था। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने शिफ्ट करके एवरेज वैल्यू में वेरिएशन देखा था, आरएमएस वैल्यू में वेरिएशन नहीं देखा हमने। √2 इसको अभी रहने देते हैं, ये हमने नहीं देखा था तो इसको हटा देते हैं अभी। ये गॉसियन फंक्शन पढ़ा था। और अगर किसी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये दिया हुआ है ना, ये हमें लगाना पड़ेगा ना, ताकि इसका टोटल इंटीग्रेशन जो आ जाए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये 1 आ जाए। तो अगर किसी रैंडम वेरिएबल x का ये पीडीएफ दिया हुआ है तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, एवरेज वैल्यू ऑफ x बार इक्वल टू 1, नहीं एवरेज वैल्यू 0, और वेरिएंस जो आ जाएगा, वेरिएंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एवरेज को हम एक्सपेक्टेशन से डिनोट करते हैं, और वेरिएंस का मतलब, वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, और उसका स्ट्रेंथ जो आ जाएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स स्क्वायर वैल्यू ना, ये इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी। तो अगर एवरेज 0 है तो मीन स्क्वायर वैल्यू और वेरिएंस दोनों सेम होगा। ये हमने किया था। इसके अलावा हमने क्या किया था, 1/√2 पाई e टू पावर माइनस एक्स माइनस रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो, है ना। तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, इसकी एवरेज वैल्यू रो हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ जाएगी रो, और वेरिएंस अभी भी 1 होगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ, या फिर इसको मीन स्क्वायर वैल्यू भी कहेंगे, है ना। ये कितना आ जाएगा, ये लास्ट क्लास में हमने किया था ना, इसका एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, 1 प्लस रो स्क्वायर। इतना किया था हमने लास्ट लेक्चर में। इसके अलावा हमने ये भी किया था, गामा फंक्शन भी किया था। गामा फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी t टू पावर n माइनस 1 e टू पावर माइनस t इक्वल टू गामा n लिखते हैं, है ना। अगर हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी t टू पावर माइनस 1/2 e टू पावर माइनस t इक्वल टू n की जगह पे 1/2 पुट करेंगे तो ये गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू हमें पता है ये कितना होता है, √5। और इसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया जा सकता है, इसको इंडेफिनेट इंटीग्रल के मेथड से नहीं कैलकुलेट किया जाता है। अगर एक बार ये न्यूमेरिकली ये पता लग गया, इसके बाद अगर तुम यहाँ पे n में वेरिएशन करते हो तो इसको हम इस फॉर्म में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि गामा n इक्वल टू क्या हो जाता है, n माइनस 1 गामा n माइनस 1। तो अगर गामा 3/2 चाहिए तो हम इसको लिखेंगे 3/2 माइनस 1 गामा गामा 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 गामा 1/2। तो इस तरह से हम प्रोसीड कर सकते हैं ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ये किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे किया था हमने,
हम इस तरह से लिखते हैं ना, वेरिएंस इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर बार मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एरर ना, और एरर वैल्यू माइनस एवरेज वैल्यू, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखेंगे एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और इसके स्क्वायर का फिर एक्सपेक्टेशन। इतना हमने किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। ये तो सिंपलेस्ट हो गया पीडीएफ। इसमें एक्स की एवरेज वैल्यू 0 आ जाएगी, और वेरिएशन के तौर पे हमने ये किया था √2 पाई e टू पावर माइनस एक्स माइनस रो स्क्वायर बाई 2, इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को मैं एक्स बार ही लिखूंगा, ये आसान है। इसकी वैल्यू रो आ जाएगी, और इसका वेरिएंस जो है ये 1 ही आ जाएगा। अब मैं आपको एक नया इंटीग्रेशन दे रहा हूँ, वो कैलकुलेट करना है, या फिर एक पीडीएफ में आपको दे रहा हूँ 1/√2 पाई e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर या 2a स्क्वायर में दे रहा हूँ आपको। ये किसी ये किसी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, या फिर ये दिया हुआ है, आपको ये पता लगाना है। पीडीएफ छोड़ो, ये इंटीग्रेशन पता लगाना है आपको गामा फंक्शन का यूज करके, जहां पे ए कोई कांस्टेंट है। ये dx भी है, इसको हम पहले गामा फंक्शन के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखेंगे गामा फंक्शन के फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे, e टू पावर माइनस टी चाहिए ना, तो हम एक्स स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर को t मान लेते हैं, तो e टू पावर माइनस टी आ जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a√2t ना, और जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 2x के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर दो 2x बाई 2a स्क्वायर इक्वल टू dt बाई dx। तो dx इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर dt बाई x इक्वल टू a स्क्वायर dt बाई x की वैल्यू है a√2t, तो a से a कैंसिल हो गया, तो dx इक्वल टू आ जाएगा a बाई √2t dt। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और हम पहले ये कर लेते हैं, ये इवन फंक्शन है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, है ना। इसकी जगह पे e टू पावर, क्योंकि गामा फंक्शन के फॉर्म में लाने के लिए 0 टू इन्फिनिटी की लिमिट चाहिए, e टू पावर माइनस टी, और dt की जगह पे dx की जगह पे हम ये पुट कर देंगे a डिवाइडेड बाई √2t dt। ये √2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, a बाहर आएगा, तो a बाई √पाई 0 टू इन्फिनिटी t टू पावर -1/2 e टू पावर माइनस टी dt ना। और इसकी वैल्यू, ये गामा 1/2 है, इसकी वैल्यू क्या है, √पाई, है ना। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, a, है ना। अब अगर मैं किसी रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ मैंने ये दे दिया, ये रैंडम वेरिएबल है, इसकी पीडीएफ की वैल्यू ये दी हुई है, तो इसमें
कुछ गलत है या इतना पॉसिबल है? गलत है, क्योंकि एरिया यहाँ पे ए आ रहा है, एरिया कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए से डिवाइड करेंगे, तो ये करेक्ट पीडीएफ होगा, है ना। तो हम इस पीडीएफ को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मैं इसको लिख रहा हूँ 1/a√2 पाई e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। ये मैंने मॉडिफाई किया। जैसे x की वैल्यू अगर तुम 0 पुट करो, अगर a पहले था ना, हमने a यूज नहीं किया था, एक जगह 1 था, तो ये हाइट कितनी आती है? 0.398 आ जाती है। जब तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, a इक्वल टू 1 पुट करके x इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करेंगे तो ये हाइट 0.398 आ जाएगी। अब a की वैल्यू अगर तुम 2 पुट कर दोगे तो ये तो अभी भी 1 रहेगा, है ना। तो मैं पहले इसको a को अभी 1 ही रहने देता हूँ, है ना। अब मैं नेक्स्ट ग्राफ बनाता हूँ। नेक्स्ट ग्राफ आपको 1/√2 पाई a e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर का बनाना है। मान लो a की वैल्यू 2 है। a की वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे तो x इक्वल टू 0 पे हाइट का क्या होगा? हाफ हो जाएगी हाइट, तो हाइट हाफ हो गई। अच्छा, इसका टोटल इंटीग्रेशन कितना आ रहा है? इस ग्राफ का टोटल एरिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक 1, ए नहीं आएगा, इसे तो डिवाइड कर चुके हैं। और इसका भी 1 आ रहा है। इसकी हाइट कम हो गई है ना, इसका एरिया लेकिन इसके इक्वेट करना है ना। तो इसको आप स्लोली डिक्रीज करोगे तो यार ही बात समझ में, तभी तो एरिया इक्वल हो पाएगा। या फिर तुम ऐसे भी देख सकते हो कि ये डीकेइंग फैक्टर है ना, यहाँ पे बाई ए स्क्वायर कर दिया, ए की वैल्यू ज्यादा कर दी, तो डीकेइंग फैक्टर क्या हो गया? कम हो गया ना। तो अब ये स्लोली डीके करेगा, एरिया अभी भी उतना ही आ जाएगा। तो ए से समझ में आ रहा है। अगर इसी की यहीं पे ए की वैल्यू लेस देन 1 रखें हम, तो ये हाइट बढ़ जाएगी और डीके तेजी से होगा। तो ए कुछ भी रखो यहाँ पे तुम, इसका इंटीग्रेशन एरिया हमेशा 1 ही आएगा। ये भी गॉसियन वेरिएबल है। इसकी मीन वैल्यू क्या होगी? इसकी मीन वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ, 0 ही आएगी, क्योंकि रो की वैल्यू 0 है ना। या फिर तुम अगर अभी चलो अभी हम उसको यूज नहीं करते हैं, है ना, वो जो फॉर्मूला, तुम इसकी वैल्यू प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके देखो, है ना, एवरेज वैल्यू। ठीक है, अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस फॉर्मूला लिख रहे हैं, वो हमें पता है 0 आ जाएगा। हम एक्स एवरेज की वैल्यू क्या लिखेंगे? x इंटू पीडीएफ, है ना। पीडीएफ की वैल्यू ये दी हुई है a√2 पाई e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, है ना, और dx। ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये देखने में भी लग रहा है ना, ये ऑड फंक्शन है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 में और 0 टू इन्फिनिटी में अगर तुम कंपेयर करोगे तो ये हमने प्रूव भी किया हुआ था लास्ट लेक्चर में। अगर ऑड फंक्शन है, माइनस लोअर लिमिट से प्लस सेम लोअर लिमिट तक, अपर लिमिट तक तुम इंटीग्रेट करो, है ना, तो वो 0 आ जाएगा। तो एवरेज वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, ए को लाने से एवरेज वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मीन स्क्वायर वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर ए इस केस में मीन स्क्वायर वैल्यू कितना था प्रेरणा? इस केस में मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी है? 1। अब इस केस में आपको मीन स्क्वायर वैल्यू पता लगाना है। तुम बस अभी नोट करती जाओ, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ? मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए हम एक्स स्क्वायर इंटू पीडीएफ करेंगे। अच्छा, हमारे को ये तो पहले से ही पता है ना, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको हमने लास्ट टाइम कैसे सॉल्व किया था? बस ए नहीं था ना, और उसके बाद लास्ट टाइम कैसे सॉल्व किया था हमने? उसका गामा फंक्शन का यूज करके ही सॉल्व हो जाएगा ना। अभी गामा फंक्शन के यूज करने की भी जरूरत नहीं है। हमारे को इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू तो पता है ना, ठीक है। मतलब हमारे को ये पता है कि 1/√2 पाई इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर इंटू ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू 1 आती है। ये है ना मीन स्क्वायर वैल्यू का फॉर्मूला। अब इसमें और इसमें तुम्हारे को डिफरेंस कहाँ कहाँ पे दिख रहा है? हाँ, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर है। तो हम कुछ ऐसा सब्सटीट्यूशन करें कि इस फॉर्म में आ जाए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर को हम एक्स डैश स्क्वायर बाई 2 करें, ये सब्सटीट्यूशन करें। हमारे को यहाँ यहीं पे डिफरेंस लग रहा है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ये मान लेते हैं, ये नया वेरिएबल। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक्स डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स बाई ए। तो डी एक्स डैश इक्वल टू डी एक्स बाई ए, सही है। तो इसको हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स डैश हो जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर इंटू 1 बाई ए रूट 2 पाई ई टू पावर, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे हमने क्या मान रखा है, एक्स डैश स्क्वायर बाई 2 मान रखा है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स डैश स्क्वायर बाई 2 ना, इसकी जगह पे ही तो माना है ना हमने डी एक्स। ये 0 क्यों कर रखा है, 0 तो एवरेज वैल्यू होगी ना। और डी एक्स की जगह पे डी एक्स डैश बाई ए हो जाएगा। तो यहां से देखो क्या क्या आ रहा है, और भी कुछ छूटा हुआ है क्या? डी एक्स की जगह पे ए डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स डैश, डी एक्स की जगह पे ए डी एक्स डैश हो जाएगा। अब देखो ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इस ए स्क्वायर को बाहर ले लो, लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स डैश स्क्वायर 1 बाई रूट 2 पाई ई टू पावर माइनस एक्स डैश स्क्वायर बाई 2 डी एक्स डैश। डेफिनेट इंटीग्रल है तो एक्स डैश लो या फिर इसकी जगह पे फिर से एक्स पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू अब फिर से कितनी आएगी, जो इसकी वैल्यू है, सेम ही इंटीग्रेशन है ना दोनों। तो इसकी जगह पे 1 पुट कर दो और ए स्क्वायर बच जाएगा। या फिर तुम चाहो तो गामा फंक्शन का यूज करके भी कर सकते हो, है ना। इसको तुम टी मान लो तो वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, है ना। तो इसमें हमने डिफरेंस क्या किया था, अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना, यहाँ पे हमने ए स्क्वायर अगर मान लिया और यहाँ पे अगर तुम ए स्क्वायर करोगे तो 1 बाई ए करना ही पड़ेगा क्योंकि पीडीएफ का एरिया 1 आना चाहिए। तो अगर आपने इस तरह का पीडीएफ ले लिया है ना, तो इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर मीन स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, अब हम इसमें थोड़ा सा और इसको जनरलाइज करते हैं। अब अगर मैंने पीडीएफ को 1 बाई ए रूट 2 पाई ई टू पावर माइनस एक्स माइनस रो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर किया तो अब क्या होगा, देखो इस a से एवरेज वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो अभी एवरेज वैल्यू क्या होगी इसकी, रो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे रो लाने से मीन स्क्वायर वैल्यू पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है। तो रो लाने से एवरेज वैल्यू अब रो हो जाएगी और रो का मीन स्क्वायर वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर। अच्छा, तो इन जनरल हम मीन स्क्वायर वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं ना मीन स्क्वायर वैल्यू को। हाँ, वेरिएंस होगा ना, यहां पे भी ये ए स्क्वायर क्या होगा, वेरिएंस होगा। तो इन जनरल हम वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और एवरेज वैल्यू को रो से डिनोट करते हैं। तो अब आप
एक पीडीएफ डिफाइन कर सकते हो जिसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हो और एवरेज वैल्यू रो हो। इसी गॉसियन फंक्शन में एवरेज वैल्यू रो है तो x माइनस रो करना पड़ेगा, और ये क्या होता है वेरिएंस, तो वेरिएंस की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख दें सिग्मा स्क्वायर। तो ये आपका जनरल गॉसियन फंक्शन आ गया जिसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा और एवरेज वैल्यू रो हो जाएगी। यहाँ पे भी एक ही जगह पे सिग्मा चेंज पुट किया था, ये आ जाएगा। तो जनरल गॉसियन फंक्शन का इक्वेशन समझ में आ गया। तो अब अगर मैं PDF इक्वल टू है ना, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू 3 हो जाएगी। नहीं चलो इसको हम यहाँ पे सिग्मा भी लेना पड़ेगा, इसको छोड़ते हैं अब, ठीक है। जनरल फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगर दो रैंडम वेरिएबल दिए हुए हैं x और y, है ना, और ये पूछा जाए एक नया रैंडम वेरिएबल x प्लस वाई डिफाइन कर दिया जाए। x दिया हुआ है और PDF ऑफ x गिवन है, y दिया हुआ है PDF ऑफ y गिवन है, तो x प्लस वाई ये भी एक रैंडम वेरिएबल होगा, इसका PDF क्या आएगा इसका PDF आ जाएगा PDF ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा PDF ऑफ x कॉन्वोल्यूशन ठीक है, ये समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं x एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करता हूं जिसमें x की वैल्यू जो हो सकती है वो 0 से लेकर के 1 तक हो सकती है, ये x है, और ये मैंने PDF x डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये हाइट कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि एरिया 1 मेंटेन करना है, और PDF ऑफ y जो डिफाइन किया हमने, ये मान लेते हैं -1 से लेकर के 0 तक है, ये हाइट कितनी हो जाएगी 1। तो अगर y का हमने PDF ये डिफाइन किया तो y के बारे में तुम क्या कहोगे, y कैसा इवेंट है, रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू -1 से लेकर के 0 के बीच में, यहाँ पे x एक्सिस पे वेरिएबल्स होते हैं जो वैल्यूज हैं, ठीक है, और y एक्सिस पे क्या होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है। अब अगर हम आपको मैं पूछता हूँ x प्लस वाई एक इवेंट होगा, है ना, इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या हो जाएगा, x का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और y का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन। अरे बात समझ, इन दोनों का आपको कॉन्वोल्यूशन करना है। मैं कॉन्वोल्यूशन ही एक बार रिवाइज करा देता हूँ फिर से। अगर मैं, ये तुम लोग को पता है xt कॉन्वोल्यूशन डेल टी क्या होता है, पता तुम्हें? हाँ, डेल टी हो जाएगा। तुम बताओ गजेंद्र? हाँ, डेल टी। तुम बताओ? तुम मत बताओ अभिनव, ठीक है, नहीं तुम मत बताओ। हाँ, तुम बताओ प्रेरणा, तुम बताओ? xt हो जाएगा, है ना, ओके। अच्छा, अगर हम ऐसे पूछे कि dxt डिवाइडेड बाई dt कॉन्वोल्यूशन डेल टी क्या होगा, dxt बाई dt ये भी तो कोई फंक्शन होगा ना, क्या हो जाएगा dxt बाई dt,
डी एक्स टी बाई डी टी, क्योंकि तुम इसको वाई टी मान लो तो वाई टी कॉन्वोल्यूशन डेल टी वाई टी आ जाएगा, फिर वाई टी की वैल्यू पुट कर दो, है ना। इसी तरह हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स डॉट डी टी। मैं वैसे अगर टी यहाँ पे लिमिट लिया है तो यहाँ पे नया वेरिएबल लाना पड़ेगा ना, लेकिन मैं इसको एक्स टी डी टी लिखता हूँ, ठीक है। ये इंटीग्रेशन वाला वेरिएबल है और ये लिमिट वाला वेरिएबल। कॉन्वोल्यूशन डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी, है ना। अच्छा, ये प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है कि डेल टी के साथ किसी का भी कॉन्वोल्यूशन ले लो वो सेम फंक्शन आ जाएगा। अगर एक्स टी कॉन्वोल्यूशन वाई टी इक्वल टू जेड टी दिया हुआ है तो डी एक्स टी डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी कॉन्वोल्यूशन वाई टी क्या होगा, ये प्रॉपर्टी पता है, नहीं पता प्रॉपर्टी। कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी है कि अगर आपने दोनों में से किसी एक सिग्नल को डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों में से किसी एक को डिफरेंशिएट किया तो आउटपुट क्या आ जाएगा, सिंपली आउटपुट को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। इसका ZT आया है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिया है, एक डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ ZT आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी कॉन्वोल्यूशन डी बाई डी टी ऑफ वाई टी क्या होगा। इसका आपको ये पता है, फिर से एक बार डिफरेंशिएशन लगाया ना तो फिर से एक बार ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी टू बाई डी टी स्क्वायर जेड टी, ना। ये प्रॉपर्टी पता है। उसके बाद और ही प्रॉपर्टी है, जैसे एक्स टी कॉन्वोल्यूशन वाई टी तो दिया ही हुआ जेड टी। अगर मैं ऐसे पूछूं एक्स टी कॉन्वोल्यूशन वाई टी माइनस वन, ये क्या होगा। यहां पे हमने वाई में क्या किया, ये बताओ पहले, डिले किया या एडवांसमेंट किया है, हाँ बताओ। अरे तुमसे बोला तो बताओ, समझ में आया, डिले किया हुआ है, कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो अब ये क्या आएगा, ZT माइनस वन, एक्स टी माइनस टी नॉट टी वन कॉन्वोल्यूशन वाई टी माइनस टी टू, ये क्या आ जाएगा, जितना भी डिले दिया है, जिसमें जिसमें डिले दिया है, अगर ये ZT है कोई डिले के साथ नहीं है तो t माइनस जीरो। यहाँ पर T1 का डिले, यहाँ पर T2 का डिले है, तो टोटल डिले क्या हो गया, T1 प्लस T2 हो गया, तो ये आ जाएगा Z T माइनस T1 माइनस T2। अगर आपने एक में भी डिले किया तो सारा डिले मिला करके आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब जैसे हमारे को ये दोनों कॉन्वोल्यूशन लेना है, अच्छा कॉन्वोल्यूशन का एक मेन फार्मूला भी है, जैसे एक्स टी कॉन्वोल्यूशन वाई टी का फार्मूला क्या होता है, तुम्हें याद है, फार्मूला बता सकती हो एक्स टी कॉन्वोल्यूशन वाई टी का, नहीं याद है। इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ इंटीग्रेशन करके होता है ना, एक्स टी कॉन्वोल्यूशन वाई टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, हाँ एक्स वाई टी माइनस, चलो ये फार्मूला याद है। तो हमारे को अगर ये दोनों कॉन्वोल्यूशन पता लगाना है इन दोनों का, तो या तो हम उस फार्मूला से पता लगा सकते हैं, है ना, लेकिन फार्मूला से क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो फार्मूला से हम तब करेंगे जब हम कॉन्वोल्यूशन सिग्नल सिस्टम में पढ़ेंगे, अभी हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके करते हैं। अच्छा चलो, अब एक और बेसिक, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ और बेसिक्स कर लेते हैं। ये बेसिक समझ में आया, हाँ ये ग्राफ है ना, यही ग्राफ तो लिया है ना हमने, ये वाला ग्राफ, 0 फिर यहाँ से 1, इस तरह से। इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, इम्पल्स कहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो रैम मिलेगा, इम्पल्स मिलेगा, या जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, या फिर इसका स्लोप है, इसका स्लोप 0 है। यहाँ पे क्या हो गया स्लोप, इस लाइन का स्लोप कितना है, 1 हो जाएगा,
इस लाइन का स्लोप कितना है? अगर लाइन परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है ना, तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। m इक्वल टू tan थीटा होता है। तो यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगा इस पॉइंट पे? इन्फिनिटी, है ना। तो इन्फिनिटी को इम्पल्स कहेंगे ना, यहाँ पे इम्पल्स आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है? लाइन कांस्टेंट है, इसका एंगल देखो 0 डिग्री है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। स्लोप यहाँ से यहाँ तक फिर 0। इस पॉइंट पे क्या होगा स्लोप? देखो ग्राफ कैसे आ रहा है, इसका एंगल अब 90 डिग्री नहीं होगा। ग्राफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया था ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना। फिर ग्राफ यहाँ से आकर के नीचे जा रहा है ना, तो वैल्यू क्या हो रही है? सडनली डिक्रीज हो रही है ना। तो सडनली डिक्रीज होने पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो रही है वैल्यू, है ना। तो चेंज इन वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। कितने टाइम में डिक्रीज हो रही है? तुम ये बताओ मेरे को कि ये वैल्यू 1 से लेकर के 0 कितनी देर में हो गई? 1 से 0 होने में इसको कितना टाइम लगा? 0 टाइम लगा, है ना। अगर ऐसे जा रही है वैल्यू, ये 0 है, ये 1 है, ये, तो वैल्यू को 0 से 1 तक जाने में कितना टाइम लगा? 2 सेकंड का टाइम लगा। तो हम स्लोप कहेंगे 1/2 हो जाएगा। अगर 0 से 1 जाने ऐसे चला गया, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगा। अगर चेंज ऐसे हो रहा है, तो ये स्पैन, यहाँ पे स्पैन कितना आ गया? 0 ही है ना, ठीक है। तो चेंज इन वैल्यू क्या हो गई? 0 से 1 हो गई। 1 - 0 डिवाइडेड बाई, ये हाइट था, ये पॉइंट 1 है, 0 के लिए भी 1 है और 1 के लिए भी 1 है ना। तो ये आ जाएगा 1 - 1, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे डिक्रीज हो गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -इन्फिनिटी। तो यहाँ पे नेगेटिव में इम्पल्स आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या है? 0 पे कांस्टेंट। तो ये इस तरह ग्राफ आएगा। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा। अच्छा, अब इम्पल्स तो बना दिया, लेकिन इम्पल्स का अपना स्ट्रेंथ भी तो होता है ना। इम्पल्स की हाइट इन्फिनिटी होती है, ठीक है। विड्थ क्या होती है? तो इम्पल्स को हम कैसे मेजर करते हैं? हम कहते हैं ना इम्पल्स एरिया से मेजर करते हैं, है ना। उसके एरिया को ही हम उसकी स्ट्रेंथ कहते हैं, है ना। जैसे यूनिट इम्पल्स का मतलब क्या होगा? डेल्टा, है ना। तो यूनिट किसके लिए दिया हुआ? यूनिट 1 क्या है? 1 हाइट नहीं है ना, इसका एरिया होता है, ठीक है। ये हाइट इंटू ये विड्थ, यूनिट इम्पल्स का। तो इसका ये कौन सा इम्पल्स होगा? यूनिट इम्पल्स होगा या कोई और इम्पल्स होगा? जैसे 2Δt का क्या मतलब हो जाएगा? इसकी हाइट डबल नहीं हुई है, हाइट तो इन्फिनिटी है, इसका एरिया क्या है? 2 यूनिट है। तो यहाँ पे कितने यूनिट का इम्पल्स बनेगा? मतलब बेसिकली इस इम्पल्स का एरिया पता लगाना है ना आपको, है ना। तो यहाँ पे इम्पल्स कौन सा इम्पल्स है? यूनिट इम्पल्स है, 2 यूनिट इम्पल्स है, 3 यूनिट इम्पल्स है, -1 यूनिट इम्पल्स है। कैसे इसको प्रूफ कैसे करोगे यूनिट इम्पल्स है? अगर मैं यहाँ पे 2 लगा, यहाँ पे मैं 3 लगा दूं तो ये 3 यूनिट का इम्पल्स हो जाएगा। कैसे प्रूफ करोगे इसको? एरिया इसका कैसे? इसका एरिया 1 कैसे है? कैसे कैसे दिख तो नहीं रहा एरिया 1। लेंथ इंटू विड्थ, नहीं विड्थ तो है ही नहीं ना, हाइट इन्फिनिटी है और विड्थ 0 है। तो इन्फिनिटी इंटू 0 की, है ना, इन्फिनिटी इंटू 0 की लिमिट जो है ना, ये तो कुछ भी आ सकती है, फाइनाइट। जैसे मैं आपको ऐसे दूं 1/x - 1 इंटू x² - 1 लिमिट x टेंस टू 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये किसको टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी को। और ये किसको टेंड कर रहा है? 0 को। तो इन्फिनिटी इंटू 0 के लिमिट आ गई। अब इस लिमिट की वैल्यू कितनी होगी? है ना। इसको तुम क्या करो, x - 1 कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x + 1 बचेगा। तो x + 1, x की लिमिट कितनी है? 1, तो 2 आ जाएगा। तो ये रूल नहीं बनेगा कि ये 2 ही नहीं होगा। मैं फिर से चेंज कर देता हूँ, मैं तुम्हारे को एक और एग्जांपल देता हूँ। लिमिट x² - 9, है ना, लिमिट 1/x - 3
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिमिट एक्स टेंस टू 3। इसकी वैल्यू क्या, ये भी तो, ये कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, और 3 पुट करोगे तो ये कितना आएगा, 0। तो इन्फिनिटी इंटू 0 का लिमिट बन गया फिर से, लेकिन अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 आ जाएगी। तो लिमिट इन्फिनिटी इंटू 0 की जो की जो लिमिट होगी वो तो कुछ भी आ सकती है। तो उसी तरह से यहाँ पे हाइट कितना है, इन्फिनिटी, और विड्थ 0। इसकी लिमिट ही तो एरिया होगा ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ये कैसे पता लगाएंगे हम, हाँ क्यों, टोटल एरिया तुम गलत समझ रहे हो। अब इसको पता लगाने के लिए मुझे ये बताना होगा कि इस ग्राफ का, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इस ग्राफ को अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलना चाहिए, ये ग्राफ मिलना चाहिए, है ना। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हारे को, लेकिन कौन सा एरिया, ये तुम गलत समझ रहे हो कि कौन सा एरिया होता है। मैं तुम्हारे को एक वैल्यू दे रहा हूँ, 0 से लेकर के मान लो 5 तक है ये, और ये हाइट मान लो 2 है ना। इसको तुम डिफाइन कर सकते हो। इसको कैसे डिफाइन करोगे, ये मान लो ft है, इसको हम 2 ut माइनस 5 से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसका इंटीग्रेशन पता लगाना है, तो या तो तुम फार्मूला से इंटीग्रेशन पता लगाओ, या फिर हम इसको और आसान कर देते हैं। हाँ, मैं ऐसे लेता हूँ, सबसे सिंपल ग्राफ लेता हूँ, ut ले लेते हैं, है ना। ut है और ये 1 है, इसका मान लें कि इंटीग्रेशन पता लगाना है। ut का इंटीग्रेशन सबको पता है, क्या आता है, रैम्प आ जाता है, tut, है ना। तो ये ग्राफ कैसा बनता है, ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, tut, है ना। 1 पे वैल्यू tut है ना, तो t इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये वैल्यू 1 मिल जाएगी। इसका इंटीग्रेशन हमने फार्मूला से ये लिख दिया। अब हम इसका स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं कि कैसे ये एरिया आता है। ये तो फार्मूला से कर दिया ना, अब हम इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है, एरिया वाइज पता लगाते हैं ना, हम इसको एरिया वाइज पता लगाते हैं। तो मैं इंटीग्रेशन का मतलब बता रहा हूं कि जैसे इस इंटीग्रेशन को तुम 0 से लेकर के, ये पूरा फंक्शन है ना, इसको माइनस इन्फिनिटी से लेकर के t तक जब इंटीग्रेट करते हो तो तुम्हारे को ut dt माइनस इन्फिनिटी से लेकर के t तक इंटीग्रेट करते हो तो ये तुम्हारे को क्या मिल जाता है, rt मिल जाता है, और rt को ही हम tut लिखते हैं। अगर तुम इस फंक्शन को -1 से लेकर के -0.5 तक इंटीग्रेट करोगे, कितना एरिया मिलेगा, या फिर इसको माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, बिल्कुल इस एंड से लेकर के -2 तक इंटीग्रेट करोगे तो कितना वैल्यू मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये जो फंक्शन है tut, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -2 तक का जो टोटल एरिया होगा उसको हम -2 पॉइंट पे इंडिकेट करेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक टोटल एरिया कितना मिला है, 0। तो 0 एरिया मिला तो -2 पे वैल्यू हमारे को 0 मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक टोटल एरिया कितना मिला, 0, टोटल एरिया मिला करके 0 मिला। तो यहाँ पे इसको हम, यहाँ पे -1 पे भी पॉइंट क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इसी तरह से 0 तक तुम आओगे तो टोटल एरिया कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ से 0 पे भी हम 0 ही पॉइंट डालेंगे, तो ये तुम्हारे को पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे और आप सारे पॉइंट को फिर ज्वाइन कर देंगे। तो ये मिल गया। अब तुम मुझे बताओ कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक टोटल एरिया कितना मिलेगा, 1 मिलेगा ना। तो 1 पे हम पॉइंट कहाँ डालेंगे, 1 पे डाल देंगे। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक आओगे तो टोटल एरिया कितना मिलेगा, हाँ
यही गलत समझ रहे हो। हमारे को 2 पे जो पॉइंट हमारे को डालना है, इसमें एरिया कहाँ से देखेंगे हम? माइनस इन्फिनिटी से। हर बार एरिया हम माइनस इन्फिनिटी से देखेंगे। अगर 2 पे पॉइंट चाहिए हमारे को तो इस ग्राफ में माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, क्योंकि लिमिट माइनस इन्फिनिटी की लगी हुई है, हाँ? तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक एरिया कितना मिलेगा? 2 यूनिट का मिलेगा। तो यहाँ पे अब 2 यूनिट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब इसी तरह से अगर 0.5 पे करोगे, माइनस इन्फिनिटी से 0.5 तक कितना मिलेगा एरिया? 1 इंटू 0.5, 0.5 मिलेगा। तो यहाँ पे 0.5। अब इन सारे पॉइंट्स को मिला दो, ठीक है, यही रैंप फंक्शन है। अब इसी का हम यूज करेंगे वो पता लगाने में कि इंपल्स की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो यहां पे एरिया कौन सा लिया जाता है ये समझ में आया? यहां पे अगर इस पॉइंट पे चाहिए ना, तो ये जो भी लोअर लिमिट लगी हो, जरूरी नहीं कि माइनस इन्फिनिटी होगा, या हो सकता है -1 लगा हो, ठीक है। तो -1 से हम एरिया लेकर ना स्टार्ट करेंगे और सारा एरिया ऐड करेंगे। और अगर एरिया नेगेटिव में मिल रहा है ना, तो उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हारे को। ये सब जब तक बेसिक अच्छा नहीं होगा ना, ये सब बेसिक बहुत ज़रूरी है, वरना मैं पढ़ा दूंगा डिजिटल कम्युनिकेशन, भूल जाओगे। 15 जैसे जैसे पढ़ाता चला जाऊंगा भूलते चले जाओगे। मैं आपको ये मान लिया कि FT/dt दिया हुआ है, FT वर्सेस T का ग्राफ दिया हुआ है। आपको GT का ग्राफ प्लॉट करना है। GT की वैल्यू है -इन्फिनिटी से लेकर के T तक FT/dt। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, GT तो जनरल हो गया, आप G0 की वैल्यू बताइए कितनी होगी? G0 के लिए क्या करोगे? GT इक्वल टू -इन्फिनिटी से T तक है, तो G0 के लिए क्या करोगे? -इन्फिनिटी से लेकर के 0 FT/dt। और ये इंटीग्रेशन, अब देखो इसका मैं तुम्हारे को लैंग्वेज में मतलब समझा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि FT वर्सेस ये पता लगाना है ना, ये पता लगाने का मतलब है लैंग्वेज में कि पहले FT और T का ग्राफ बनाइए, ठीक है, और उस ग्राफ में -इन्फिनिटी से लेकर के 0 के बीच में FT T एक्सिस के साथ जो एरिया बना रहा है वही एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो हमने FT वर्सेस T का ग्राफ है हमारे पास। इस ग्राफ में -इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक FT का ग्राफ T एक्सिस के साथ जितना एरिया बना रहा है ना, वो एरिया ये वैल्यू आ जाएगी। तो -इन्फिनिटी से 0 तक टोटल एरिया कितना मिल रहा है आपको? ये माइनस है ना, ये हाइट -1 है, और यहां से यहां तक विड्थ कितनी है? ये विड्थ 1 है, -1 है, क्योंकि हम फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू सब्सट्रैक्ट करते हैं। हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। आई बात समझ में? तो अब तुम्हारे को मान लो कि GT का ग्राफ प्लॉट करना है। हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? एक एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ड्रॉ करते जाते हैं और सारे पॉइंट को मिला देते हैं। तो G0 की वैल्यू कितनी है? -1। तो 0 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। ओके। अब अगर मैं तुमसे पूछूं G-1 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पे तुम क्या करोगे? -1 पुट करोगे। इसका क्या मतलब हो गया? FT का ग्राफ का एरिया -इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक टोटल एरिया। तो -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक कितना वैल्यू मिल रहा? 0। तो G-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे -1 और -1 पे वैल्यू क्या है? 0। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि GT की वैल्यू क्या होगी इफ T इज लेस देन -1? GT की वैल्यू बतानी है अगर T लेस देन -1 है, मतलब G-2 कितना होगा, G-3 कितना होगा, G-2.9 कितना होगा? ये समझ में आ रहा है? अगर T की वैल्यू तुम -1 से पहले रखते हो, यहाँ पे -2 रखो, -3 रखो, तो एरिया कहाँ से लोगे? -इन्फिनिटी से लेके -2 तक, -इन्फिनिटी से -3 तक, तो वो सारा एरिया तो 0 ही मिलेगा। तो GT और T अगर -1 से पीछे है तो ये वैल्यू तुम्हारे को कॉन्स्टेंटली 0 मिलेगी।
ना। अब अगर मैं पूछूं g माइनस 0.5 की वैल्यू क्या मिलेगी, है ना। आप क्या करेंगे, यहाँ पे -0.5 पुट करेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -0.5 तक चले जाओ, है ना। ये एक्सिस है और ये ग्राफ है, तो ये -0.5 वाली लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट -1 है और विड्थ कितनी हो गई है 0.5, तो एरिया क्या मिल जाएगा -0.5 मिलेगा। तो हम लिखेंगे g, ये -0.5 है ना, -0.5 पे हम विड्थ कितनी हो जाए, हाइट कितनी हो जाएगी -0.5, ये इतना -1 दिया तो इतना -0.5 ले लेते हैं। इसी तरह से अब अगर मैं तुमसे पूछूं, हाँ चलो और कर लेते हैं, g -0.1 कितना होगा, -0.1 यहाँ पे होगा ना माइनस, तो ये विड्थ 0.9 और हाइट -1, तो -0.9, तो -0.9 कितना होगा, ये -1 है तो 0.9 इतना होगा, ये हाइट 0.9 और ये -0.1, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह से ये पॉइंट मिलेगा, इसी तरह से ये पॉइंट मिलेगा, तो ये सारे ग्राफ को अगर ज्वाइन कर दोगे तो ये ग्राफ इस तरह से मिलेगा, है ना। अब अगर मैं तुमसे पूछूं g 0.5 कितना मिलेगा, तो अब आपको क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के लोअर लिमिट फिक्स है ना, माइनस इन्फिनिटी से ही मूव करना है, और अपर लिमिट में क्या लगा हुआ है, t लगा हुआ है, तो 0.5 जब पुट करेंगे तो t की जगह पे 0.5 हो जाएगा, प्लस 0.5। अब इसका मतलब है कि ft में माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस 0.5 तक आपको एरिया पता लगाना है। तो तुम देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक कितना एरिया मिलेगा -1, और फिर यहां से लेकर के 0.5 तक कितना एरिया मिलेगा +0.5, तो टोटल एरिया हो जाएगा -1 + 0.5, तो ये हो जाएगा -0.5। तो t कितना पुट किया था अभी, 0.5 पुट किया था ना, तो वैल्यू कितनी आ रही है -0.5, तो ये पॉइंट हम 1 मान लेते हैं, ये पॉइंट 0.5, और यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल रही है -0.5। तो ऐसे ही तुम एक एक करके सारे पॉइंट प्लॉट कर सकते हो, तो ये सारे पॉइंट को प्लॉट करोगे तो ये मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे ग्राफ है जो इस कंसेप्ट पे ही तुम इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर मैं तुम्हारे को ये ग्राफ दे दूं और पूछूं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तुम फार्मूला से करोगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहली बात तो तुम इसका फार्मूला, अगर मान लो गेट में क्वेश्चन आ गया, ये ft दिया हुआ है और पूछा जाए व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ -∞ टू t ft dt, और ग्राफ में एक ये ऑप्शन में ये दिया हो और 4 और गलत ऑप्शन दिए हो, तो उसको कैसे करोगे तुम। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तुम्हारे को पहले इसका फार्मूला बनाना पड़ेगा। इसका फार्मूला कैसे बनाओगे, एक तो इसका फार्मूला बनाना मुश्किल काम है, यूटी में आएगा, फिर सब्सट्रैक्ट होगा, फिर उसको इंटीग्रेट करो अलग अलग इंटरवल में, तो वो मुश्किल पड़ेगा। और ऐसे करोगे तो एरिया से बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक नेक्स्ट ग्राफ दे रहा हूं तुम्हारे को, जो कि इससे आसान ही होगा, लेकिन देखने में थोड़ा डिफिकल्ट है। आपको क्या करना होता है, टोटल एरिया लेना होता है, लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट तक टोटल एरिया। मैं आपको अब ft इक्वल टू, आपको अभी भी gt का ग्राफ प्लॉट करना है, gt इक्वल टू -∞ टू t ft dt दिया हुआ है, और ft का मैं आपको ग्राफ दे रहा हूं। यहां से यहां तक 0 है, 0 पे एक इंपल्स है, 0 1 2, 0 1 2 तीनों पे 1 स्ट्रेंथ का इंपल्स है। 1 स्ट्रेंथ का इंपल्स का मतलब क्या होगा, इंपल्स का एरिया 1 होगा। तो अब आपको जी का ग्राफ प्लॉट करना है ना। तो अब जीटी कैलकुलेट करने के लिए हम हर बार -∞ से, है ना, ऐसे करते हैं यहाँ पे
माइनस इन्फिनिटी से मूव करेंगे, है ना। जैसे अब तुम्हारे को जी टी और टी लेस देन 0 पता लगाना है, तो लेस देन 0 मतलब अपर लिमिट क्या होगा, यहाँ पर लेस देन 0 रखा जाएगा। तो तुम अगर अपर लिमिट लेस देन 0 पुट करो, यहाँ तक अगर रहो, तो कितना भी मूव करोगे तो एरिया तो 0 ही मिलेगा। तो हम लिखेंगे जी टी का ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो 0 तक एरिया क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि जी 0.00000001 की वैल्यू क्या होगी, तो अब क्या करेंगे आप, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0.00001 तक मूव करेंगे, यहां से लेकर के इस पॉइंट तक मूव करोगे, और तो यहाँ अब आपको कितना एरिया मिलेगा, ये 0 पे अचानक से ही 1 का एरिया मिल रहा है ना, और हमने 0.0 से ज्यादा लिया तो सडनली 1 एरिया मिलेगा। तो अगर मैं जी 0.0001 है ना, ये यहाँ पे आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, एरिया 1 है, तो यहाँ पे आपको एरिया 1 मिलेगा। तो ये पॉइंट होगा। जी इतना बाई 2 पे कितना एरिया मिलेगा, 1 ही मिलेगा, क्योंकि 0 पे ही 1 एरिया मिल गया ना, तो यहाँ पे भी पॉइंट 1 ही होगा। 0 के और करीब आता जाओ तो ये समझो 0 से ही स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी इंटरवल के साथ बढ़ते चले जाओ, तो अब तुम देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बढ़ो, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक बढ़ो, या फिर यहाँ तक बढ़ो, इस एरिया कितना मिलेगा, हमेशा 1 ही मिलेगा ना। तो तुम इस पॉइंट से पहले तक यहाँ से यहाँ बढ़ जाओ या यहाँ से यहाँ बढ़ जाओ, हमेशा एरिया 1 ही है, तो वैल्यू हर पॉइंट पे 1 ही मिलेगी, और 1 हम ज्वाइन करते चले जाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट से जैसे ही आगे बढ़ोगे, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आ जाओ, तो यहाँ पे भी 1 यूनिट का एरिया मिल रहा है और यहाँ पे भी 1 यूनिट का एरिया मिल रहा है, तो इस पॉइंट के आगे 2 यूनिट का एरिया मिलेगा। तो इस पॉइंट की जैसे ही आप आगे आएंगे, जैसे इस पॉइंट पे 2 यूनिट का एरिया मिलेगा, तो यहाँ से लेकर के ग्राफ ऊपर आकर के 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस पॉइंट के आगे बढ़ेंगे तो टोटल 3 यूनिट का एरिया। ये अब कितना भी आगे चले जाओ, एरिया ज्यादा नहीं मिलने वाला ना। यहां से लेकर के यहां तक मूव करो, या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक मूव करके चले जाओ, एरिया हमेशा आपको 3 ही मिलेगा। तो अब ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये ग्राफ इस तरह से ऐसा आ जाएगा। मैं फिर से एक एफ टी ले रहा हूं, ये एफ टी है, और ये इसी तरह से पीरियोडिक है इम्पल्स, पॉजिटिव यूनिट स्ट्रेंथ का इम्पल्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव में है ना। नेगेटिव यूनिट इम्पल्स का मतलब क्या होगा, वहां पे एरिया आपको -1 मिलेगा। ये पीरियोडिक है, तो आपको यहाँ पे जो है ये माइनस इन्फिनिटी टू टी एफ टी डी टी का, या एफ टॉ डी टो वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करना है। ये कैसा आएगा, अब ये प्लॉट हो जाना चाहिए ना, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 0 एरिया, इस पॉइंट के आगे 1 एरिया, तो इस पॉइंट के आगे यहाँ से यहाँ तक 1 एरिया मिलेगा। अब यहाँ पे क्या एरिया मिलेगा, यहाँ पे -1 होता है, लेकिन इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करने का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के टोटल एरिया को आपको सम करना है। सिर्फ ये एरिया नहीं लेना है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल एरिया, और उसको इस पॉइंट पे प्लॉट करना है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1, तो टोटल इस पॉइंट पे कितना मिल गया, 0, तो वैल्यू यहाँ पे 0 मिलेगी। तो अब तुम देखो यहाँ से यहाँ तक तो 1 मिल रहा है, इसको जैसे ही क्रॉस करोगे 1 और -1 कैंसिल कर देंगे, तो इस पॉइंट को क्रॉस करते ही फिर 0, फिर 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, इस तरह से आ जाएगा ये, है ना। अब हम अपने उस क्वेश्चन पे आते हैं, जिस क्वेश्चन के लिए हमने इतना बेसिक पढ़ा है। मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया था, अब ये क्वेश्चन रिवर्स है ना, ये मैंने आपको एफ टी दिया हुआ था और इसका मैंने डिफरेंशिएशन पूछा था। अब इसका डिफरेंशिएशन बता सकते हो, ये हाइट यहाँ पे 1 है, तो डिफरेंशिएशन वो आना चाहिए जिसको वापस इंटीग्रेट करो तो एफ टी मिल जाए। तो यहाँ पे कैसा इंपल्स होगा, यहां से यहां तक इंटीग्रेट करने पे 0 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे यहाँ तक कुछ नहीं, मैं एरिया
यहाँ के बाद क्या मिला, कांस्टेंट 1 मिल रहा है ना, तो यहाँ पे यूनिट स्ट्रेंथ का एक ऐसा, यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल रही है 1, जैसे इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी मिल रही है 1 वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट किया गया तो कितना वैल्यू मिला 1 एरिया मिला। तो यहाँ पे इंपल्स अगर लगा दो, अब इसके आगे तुम कहीं भी बढ़ोगे तो टोटल एरिया कितना मिलेगा 1, तो टोटल एरिया 1 मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, एरिया आप 0 करना है, और इसके आगे कहीं भी बढ़ जाओ एरिया क्या हो जाए 0 रहे हमेशा। तो कैंसिल करने के लिए चाहिए, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब स्ट्रेंथ कितनी करोगे, अब अगर 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये भी 2 है ना, तो ये 2 डेल टी हो जाएगा, और ये -2 डेल, और चूंकि ये मान लो 1 है तो डेल टी -1 डिले भी कर देंगे 1 की वजह से। तो एक हमें इसका कॉन्वोल्यूशन किसके साथ लेना था, इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, इस ग्राफ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक 0 मिल रहा है, तो डिफरेंशिएशन वाला ग्राफ में यहां से यहां तक एरिया क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए। यहाँ पे वैल्यू सडनली -1 मिल रही है, तो यहाँ पे सडनली -1 का आपको एरिया लगाना पड़ेगा, इम्पल्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी वैल्यू -1 मिल रही है, तो ये इम्पल्स ठीक है -1 एरिया मिल गया, और फिर कांस्टेंट है ना, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है ना, तो अब ये स्लोप तो इसका 0 ही होगा ना। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, अब इस पॉइंट के बाद क्या मिल रहा है वैल्यू 0, तो टोटल एरिया अगर तुम यहाँ पे कुछ इम्पल्स नहीं लगाओगे पॉजिटिव तो -1 मिलता रहेगा ना, तो इस -1 को कैंसिल करने के लिए 1 स्ट्रेंथ का इम्पल्स, और फिर उसके बाद 0। ओके, चलो एक और डिफरेंशिएशन आप बताओ। ये ft है, आपको f' वर्सेस t का ग्राफ बनाना है। ये हाइट 1 है और ये हाइट 2 है ना। तो हम क्या करेंगे, तो ठीक है, डिफरेंशिएशन बहुत आसान होता है ना, कांस्टेंट है तो यहाँ से यहाँ तक तो वैल्यू 0 ही मिलेगी। तो अब बस ये समझ लो कि जितना का सडन जंप हुआ है उतना का सडन एरिया मिला होगा ना, तो सडन एरिया तो इम्पल्स ही दे सकता है ना। तो हम यहाँ से यहाँ तक डिफरेंशिएट करो 0, यहाँ पे 1 वैल्यू मिली है, तो यहाँ पे सडनली 1 यूनिट का एरिया, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है कांस्टेंट, फिर यहाँ पे सडनली 1 जंप मिला है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट तो 0, यहाँ पे क्या हो गया वैल्यू सडनली 1 से कम हो गई है ना, तो यहाँ पे सडन -1 एरिया, और यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो गई सडनली 1 से कम हो गई, तो यहाँ पे -1 स्ट्रेंथ का इम्पल्स, और इसके बाद फिर वैल्यू क्या है 0। तुम देखो, तुम टोटल एरिया यहाँ से लेकर के -∞ से लेकर के यहाँ तक ऐड करो, 1 1 2 -1 2 -1 1 और फिर -1 0, तो यहाँ तक एरिया क्या मिला 0। तो देखो यहाँ पे वैल्यू भी 0 है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल एरिया काउंट करो, 2 -1, तो 2 -1 कितना हो गया 1, और यहाँ से यहाँ तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल रही है 1। ओके, तो ये समझ में आ गया हमारी प्रॉब्लम क्या थी। हमने रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट किया, फिर कॉन्वोल्यूशन पे आ गए, ठीक है, कॉन्वोल्यूशन से फिर कॉन्वोल्यूशन में प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन का यूज करना था, तो फिर डिफरेंशिएशन हमने सीखा, फिर इंटीग्रेशन सीखा, फिर हम उस पर वापस आते हैं। ये xt है 0 से लेकर के 1 कॉन्वोल्यूशन, और ये yt है, इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन लेना था ना, ठीक है। अच्छा, तुम xt को तुम ये लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको किसका इंटीग्रेशन लिखोगे
इसी को तुम क्या करो, डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट कर दो। तो पहले डिफरेंशिएट करके ग्राफ बना लो और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो तो वापस 60 नहीं मिलेगा, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, इम्पल्स, है ना, और यहाँ पे ठीक है ये इम्पल्स। तो हम xt को इस तरह से लिख सकते हैं और कॉन्वोल्यूशन -1 से 0 ये लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको तुम क्या लिखो, zt लिख लो, और ये क्या है, yt। तो आपको क्या पता लगाना है, इंटीग्रेशन ऑफ zt कॉन्वोल्यूशन yt पता लगाना है ना। तो अब ये क्या आ जाएगा, तुम zt और yt का कॉन्वोल्यूशन ले लो और बाद में इंटीग्रेट कर देना इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से। हमने ये कहा था ना कि अगर at कॉन्वोल्यूशन bt इक्वल टू ct है तो इंटीग्रेशन ऑफ at कॉन्वोल्यूशन bt इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ct dt, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको zt को इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, पहले zt कॉन्वोल्यूशन xt ले ले रहे हैं, yt ले ले रहे हैं और बाद में इंटीग्रेट कर देंगे। तो अभी हमारा पर्पस क्या है, इसका और इसका कॉन्वोल्यूशन लेना। अब इसका तुम इसके साथ कॉन्वोल्यूशन लोगे इस इंपल्स के साथ तो क्या मिलेगा, सेम फंक्शन मिल जाता है ना। अगर ये xt है और ये क्या है, डेल t है ना, तो सेम फंक्शन मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे कि अच्छा इस सिग्नल को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, zt को तुम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो। तो इसका कॉन्वोल्यूशन तुम्हारे को इसके साथ लेना है। अब इसके साथ ले लो, फिर इसका इसके साथ ले लो। इसका जब इसके साथ कॉन्वोल्यूशन लोगे तो मिल जाएगा -1 से 0, और इसका इसके साथ कॉन्वोल्यूशन क्या मिलेगा, अगर ये डेल t है तो ये क्या होगा, एक तो माइनस लगा हुआ है और 1 से शिफ्टेड भी है, तो इसको तुम माइनस डेल t -1 लिखोगे। तो ये ग्राफ क्या होगा, अब मैंने बताया था अगर आप एक में भी डिले करें तो ओवरऑल ग्राफ में क्या हो जाता है। तो पहले इसका ये आ गया था, डिले भी करना है और माइनस भी करना है। तो पहले तुम क्या करो, इस ग्राफ को डिले करो। तो अगर हम इसको डिले करेंगे तो ये ग्राफ 1 यूनिट से राइट शिफ्ट होगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। और इसको रिवर्स भी करना है माइनस के लिए, तो ये ग्राफ क्या आ जाएगा, इसका कॉन्वोल्यूशन इसके साथ ये आ गया और फिर ये। अब इन दोनों ग्राफ को क्या करना है, ऐड करना है। अब इन दोनों ग्राफ को ऐड करने का क्या मतलब हो गया, जैसे -1 पे इस पॉइंट पे इसमें कितना मिल रहा है, -1 से लेकर के 0 तक कॉन्स्टेंटली ये 1 दे रहा है और ये कितना दे रहा है, 0। तो कोई इस पार्ट में -1 से 0 में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो -1 से लेकर के 0 में क्या आ जाएगा ग्राफ, ऐसा आ जाएगा। और 0 से लेकर के 1 तक में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसको सीधे यहां प्लेस कर दो, ये आ जाएगा। तो ये आपने अभी क्या कैलकुलेट किया है, आपने zt कॉन्वोल्यूशन xt कैलकुलेट किया। अब इसका अब लास्ट काम क्या बचा हुआ है, इंटीग्रेट करना है इसको, है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन dt कर देना, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये -1 है और ये 1 है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनली अगर मैं पूछूं 2 पे वैल्यू क्या मिलेगी, तो -∞ से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करोगे, एरिया लोगे, तो -∞ से 2 तक टोटल एरिया कितना मिलेगा, 0। तो 2 पे वैल्यू 0। -2 पे अगर मैं पूछूं वैल्यू क्या होगी, 0। तो वैल्यू कहां से मिलनी शुरू होगी, -1 से मिलनी शुरू होगी। अब -1 से जैसे जैसे आगे बढ़ोगे एरिया बढ़ता चला जाएगा ना, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में बढ़ती चली जाएगी।
अगर मैं 0 पे पूछूं एरिया कितना मिलेगा, 1 एरिया मिलेगा टोटल, तो 0 पे हाइट क्या हो जाएगी इसकी 1, और तुम -1 से जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हो, एरिया कांस्टेंट रेट से बढ़ता चला जा रहा है ना, तो यहाँ पे वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट रेट से बढ़ती चली जाएगी। अब तुम यहां से 1 के बाद टोटल एरिया तो 0 मिलेगा, तो 1 पे टोटल एरिया क्या आ जाएगा 0। अब 0 से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो नेगेटिव में एरिया बढ़ता जा रहा है, तो वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो यहां से यहां तक वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। तो हमने क्या किया, यहां से यहां तक पहले डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएटेड फंक्शन का कॉन्वोल्यूशन लिया और बाद में इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आ गया। तो इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन ये आ जाएगा -1 1 और ये 1।